सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होने हैं। इसे लेकर इस निर्वाचन क्षेत्र के 5 जिलों में इन दिनों प्रत्याशी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, 5 जिले इसमें आते हैं: छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इस चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की महती भूमिका देखी जा रही है। हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, जो इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव को में उनकी क्या योजनाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव में आए हैं और किन मुद्दों को वे अपने जीतने के बाद सदन तक पहुंचाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका chapratoday.com पे। हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आप आए हैं और जो तमाम मुद्दे हैं, जब सदन में अगर आप जीत के जाते हैं तो किस तरह से इन मुद्दों को वहाँ रखेंगे। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आप यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात मेरी हुई। कबीर जी भी साथ हैं। मैं मुद्दों को मैं स्पष्ट करूँगा, क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 22 तारीख को चुनाव है, तो सारी बातें स्पष्ट करना ज़रूरी भी हो गया है। मैं उस बिंदु को मैं उठाऊंगा। आपने ही अभी कहा कि 5 जिलों का ये मामला है और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तक का ये मामला है। मैं बताऊंगा आपको कि मेरा बचपन इस पश्चिमी चंपारण के रक्सौल विधानसभा जो क्षेत्र है, वो इसमें 45 विधानसभा क्षेत्र आते हैं हमारे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, रक्सौल में गुजरा बचपन मेरा। वहाँ पिताजी डॉक्टर थे, रक्सौल अस्पताल में, वहाँ गुजरा। वहाँ के बाद फिर हमारी पढ़ाई लिखाई, फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया रघुनाथपुर, ये सिवान ज़िले में है, तो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो हम मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई और मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, राजपुर हाई स्कूल से, वहाँ रघुनाथपुर में है। तो और उसके बाद फिर मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई, ये राजेंद्र कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं यहाँ पढ़ा। यहाँ पढ़ के यहाँ से मैं फिर मुजफ्फरपुर गया, तो मेरा वहाँ पर पीजी हुआ और यहाँ नौकरी हो गई, यहाँ नौकरी हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि यह क्षेत्र में बचपन मेरा गुजरा है, पूरे क्षेत्र में, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूरे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मेरा बचपन ऐसे गुजरा है। मैं बिल्कुल स्थानीय हूँ, मैं और कहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं स्थानीय हूँ, हर एक ज़िले के लिए स्थानीय हूँ। छपरा ज़िला में मेरा पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ यहीं है और सिवान मेरा अपना घर है। मैंने बताया पिताजी वहाँ पर रिटायर किए, वहीं पे सिविल सर्जन होकर वहाँ रिटायर कर गए। गोपालगंज मेरे पूर्वजों का घर है, गोपालगंज ज़िले में, बरौली में। ये तीनों ज़िले में मेरे अपने घर हैं। मैं बताऊँ आपको कि बहुत लोगों ने कर्जालय खोला यहाँ। मैं इसलिए स्पष्ट करता हूँ कि सारी बातें स्पष्ट मुझे करना मेरी लाचारी, मजबूरी सब कुछ है। मैं बताऊं कि सब लोगों ने कर्जालय खोल दिया। मुझसे लोग कहा कि आप कब कर्जालय आपका खुलेगा। मैंने कहा कि आप क्या फील करते हैं इस तरह की मजबूरी आपको है क्या? तो नहीं, मजबूरी तो नहीं है। आपका तो घर छपरा है, आपका घर सिवान है, आपका घर गोपालगंज है, रिश्तेदारों की भरमार है मोतिहारी और बेतिया में। कहीं भी इसकी आवश्यकता नहीं हुई। सभी लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि आप कर्जालय नहीं खोलें, हम लोग अपने घरों से, अपने वाहनों से निकल के आपका प्रचार करेंगे। और ये बड़ी बात मेरे लिए हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्षेत्र के लिए स्थानीय के बाद मेरा मुद्दा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने काम किया है। आपने जैसे पूछा कि आपकी क्या योजनाएं क्या हैं। योजनाएं तो तमाम सबकी एक ही है। जो उम्मीदवार है सब, चाहे वो पांडे जी की उम्मीदवारी हो और भी जो उम्मीदवार हैं, सारे लोगों की एक ही घोषणा है कि नियोजित हो है, वित्तरहित है, गेस्ट फैकल्टी हैं, इन तमाम लोगों के लिए सबको सोचना है, सबको कुछ करना है। वो भी मेरी है, जो उनका है वो मेरा है। इसमें मैं ये सवाल खड़ा करता हूं और जवाब भी एक ही साथ में देता हूं कि घोषणाएं बहुत हुई, आपने किया क्या है यह भी बताना होगा। आपका इतिहास बताएगा ना कि आपने किसके लिए क्या किया। मेरा इतिहास है, मैं इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में। मुझे ये अवसर मिला था सरकार की तरफ से। ये अवसर उसी वक्त जब मैं रजिस्ट्रार था 2007 में, तो ऐसा अवसर मिला था कि पदों का सृजन महाविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय करेगा। मैं रजिस्ट्रार था और ऐसा ही आया कि एफिलिएटेड कॉलेज के पदों का सृजन करना पड़ा और हम लोगों ने किया, मजबूती से किया।
ऐसा है कि वर्कलोड के आधार पर हम लोगों ने एक एक विभाग में, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, साइंस का विषय हो, सभी विषयों में हम लोगों ने 7-7 पदों का सृजन किया शिक्षकों का, और उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ का किया। एक महाविद्यालय में करीब करीब 150 पदों का सृजन दिया गया। 150 पदों का 7-8 एफिलिएटेड कॉलेज को हमने अपने पत्र से, अपने हस्ताक्षर से मैंने भेजा है। उन पदों पर 1000 से ज़्यादा लोग अभी उनकी नियुक्ति है। सबों का रोजी रोटी मिला, दाल रोटी चल रहा है। कठिनाई कहाँ है इनके लिए? इनके लिए सरकार की तरफ से कठिनाई है कि अनुदान ही नहीं आता है। मैंने दिया पद और पदों का खामियाजा, और अनुदान के लिए मैंने कर दिया और खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। यहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। जो हमारे काम करने के तरीके भी किसी को पसंद नहीं आते हैं। जिन्हें पसंद नहीं आया उन्होंने मुझ पर मुकदमा कर दिया कि आप बड़ा, ये आदमी जो है सो बहुत चालू बनता है, ये पदों का सृजन करता है और ये अनुदान मंगाएगा, इन लोगों का रोजी रोटी देगा, इन लोगों का पेट भरेगा, इनका बाल बच्चा होगा, इनकी शादी ब्याह बच्चों की होगी। इनको लगा नहीं अच्छा, इन लोगों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। ऐसे मुकदमा कि ये लूटने का योजना है। लूटा नहीं, गायब नहीं हुआ पैसा, पैसा है, उसी तरह से अनुदान आया, पैसा पड़ा रह गया। लेकिन इस योजना में कि यह लूट लेगा, यह केस होता है इस तरह से। यह मुकदमा मुझ पर चलाया गया, मुझे हटाया गया, और हटाया गया तो मुझे भीतर से बहुत तकलीफ लगी। इस तरह की साजिश एक शिक्षक के लिए, जो ईमानदारी से विश्वविद्यालय कैंपस की बाउंड्री से लेकर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग तक बनाने का मैंने काम किया, अपना पसीना बहाया, दिन भर में खड़ा रहता था धूप में, और वो बिल्डिंग बनी है। गवाह है, वहाँ के कर्मचारी गवाह हैं। वहाँ के 72 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नौकरी देने में मेरी अहम भूमिका है। मैं न रहता तो शायद उनकी नौकरी न रहती। उन पर भी सवाल उठाया गया, इनकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, क्या नौकरी है? मैंने तो सबके लिए कुछ करने का मेरा हौसला, मेरा दिमाग, मेरा मादा है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या है? आपने क्या किया है? आप उम्मीदवारी, आपने 12 आदमी उम्मीदवार हो गए, आपने किया क्या है किसके लिए? सर, 5 जिलों का चुनाव है। निसंदेह ही 5 जिलों में जो शिक्षक हैं और जो उससे प्रोफेसर हैं, खासकर आपने बताया कि प्रोफेसर लोगों के लिए आपने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रहते हुए तमाम प्रयास किए हैं। शिक्षकों को लेकर किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जो चुनाव में आए हैं, किन मुद्दों पर खासकर आपका जोर होगा? विश्वविद्यालय शिक्षक भी हैं, कॉलेज शिक्षक भी हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के भी हैं, वित्तरहित भी हैं और नियोजित हैं, गेस्ट फैकल्टी भी हैं। इस तमाम कोटि है। सभी, मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षकों का दर्द मैं समझता हूँ। उनकी कठिनाइयों, उनकी परेशानियाँ हमेशा मेरे पास आती हैं। मैं रजिस्ट्रार था, मैं पद पर था, तब भी मैंने उसका समाधान किया था। मैं निश्चित तौर पर जिसके मन में ये बातें होती हैं कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान मैं करता रहा हूँ, तो ये आदत है मेरी, ये मेरा स्वभाव है कि मैं कष्ट नहीं देख सकता और मैं कष्टों का निवारण में खोजता हूँ। तो आप निश्चित तौर पर मेरे बारे में जो मेरा इतिहास है वो भविष्य भी रहेगा। मैं वही काम करूँगा कि शिक्षकों का निदान करूँगा। मैंने कल भी एक मेरी मीटिंग थी सीवान में, मैंने कहा कि आप मुझे जिताएंगे और जिताएंगे तो मैं जिस दिन मैं वेल में मैं रहूँगा, विधान परिषद के सभागार में मैं रहूँगा, सदन में रहूँगा, तो निश्चित तौर पर आप जो ड्राफ्ट करके मुझे देंगे मैं वही पढ़ूँगा। ये नियोजित का समस्या है, ये वित्तरहित की समस्या है, ये गेस्ट की फैकल्टी की समस्या है, हमारे विश्वविद्यालय शिक्षकों की ये समस्या है। और अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, तो वहाँ वेल बना होता है बैठने के लिए। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ बहुत बड़े राजघराने का कि मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम ही यही है। मुझे वेल में बैठना है और बैठ के, धरने पर बैठ के, चाहे वो जितने दिन में फैसला आए सरकार की तरफ से, वो होगा। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी इस प्रश्न मेरा ही प्रश्न है और मेरा ही जवाब उसमें है कि सरकार चूंकि यह बदल रही है, यह सरकार निश्चित तौर पर बदलेगी और यह समस्या निश्चित तौर पर ख़त्म होगी। तेजस्वी सरकार को आना है, यह भी तय बात है। और मैं तेजस्वी की बात इसलिए करता हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना सिपाही हूं। 40 वर्षों से मेरा ये इतिहास है। सारे लोग यहाँ के छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के जानते हैं कि ये राजद के आदमी हैं, राजद के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे हैं। महागठबंधन से सुना है मैंने, 2-3 दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है, लोगों ने बताया क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि कहीं किसी ने कहा कि महागठबंधन का सपोर्ट मिल गया केदार पांडे जी को। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में राम रहीम जहां मन करे जिसको बनाना है बना लीजिए। महागठबंधन का चेहरा सिर्फ अशोक कुमार है।
आप किसी भी नए आदमी को वहाँ पर ला के दे दीजिएगा कि महागठबंधन से ये उम्मीदवार हो गए, जनता मतलब सम्मानित मतदाता शिक्षक बंधु इसको तैयार नहीं है घोटने के लिए। उनके भीतर विद्रोह है, उबाल है। वो पांडे जी या जो पूर्व जो विधान पार्षद हैं उनको हटाने के लिए जो ये उनके अंदर जो उबाल है वो मेरे लिए। आप अपनी मुख्य लड़ाई चुनौती उन्हीं से मानते हैं? केवल उन्हीं से है। मुख्य लड़ाई सिर्फ ये तो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई। 12 प्रत्याशी टोटल? नहीं, ये किसी से दूसरे किसी की बात मत कीजिए, उनका कहीं कोई बात नहीं है। वो लोग सब लोगों के बारे में वो आप अगर नियोजित शिक्षकों से पूछ लें अगर, तो बाकी मेरे बारे में कम पूछिए, लेकिन इसके बाद बोलिए कौन है तो सबको पहले मार्किंग अपना दे देंगे, 2%, 4%, 5% मार्किंग करके रख देंगे। रह जाऊंगा मैं स्थानीय होने के नाते, अपने काम करने के बलबूते पर मैं मजबूती से मैं केदार पांडे के साथ में मुकाबला कर रहा हूं। केदार पांडे जी का मैं आमना सामना मेरा और उनका ही है। आप अपने को राजद के बताते हैं, 40 सालों से आपने राजद का किया, लेकिन राजद भी तो एक गठबंधन के रूप में है ना, और जो प्रत्याशी हैं यहाँ समर्थित प्रत्याशी होते हैं, तो राजद ने तो उनको समर्थन दे रखा है। देखिए, तो फिर इसको कैसे जरा सा नहीं, उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन ये महागठबंधन की घोषणा हो रही थी, मैं चूंकि राजद का सिपाही हूँ, राजद का वर्कर हूँ, तो हर दिन मुझे कार्यालय जाना और मिलना और फ़ोन पर बात करना सबसे होती रहती है। उन सारी बातों के बीच में एक बात जो मुझे समझ में आई कि राजद के तरफ से मतलब राजद कार्यालय में महागठबंधन के विषय में जब घोषणा हो रही थी तो इनका नाम का आता पता नहीं था। 6 तारीख को स्क्रूटनी हुआ, उस दिन तक भी नहीं था। 6 तारीख को स्क्रूटनी के दिन यहाँ के एक जो नामांकन किए थे, एक हमारे मित्र किए थे, उन्होंने राजद का जो एक लिख लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो हैं उम्मीदवार, उनको लेटर नहीं मिला। ये सारी बातें हैं। महागठबंधन के भी उम्मीदवार के रूप में केदारनाथ पांडे जी को घोषणा नहीं की गई थी। ये तो कल की बात है, और किस मजबूरी में की गई है वो एक अलग सवाल है। वहाँ मजबूरी है और यहाँ मजबूती है। मैं राजद का चेहरा, मैं महागठबंधन का चेहरा मैं ही हूँ, चूँकि मैं राजद का चेहरा हूँ और इस चेहरे को कोई नकार नहीं सकता है। मैं घूमता हूँ ना, आप भी घूमते हैं। कौन है राजद का, कौन है? मैं शिक्षक हूँ। तमाम निर्दलीय लोग भी खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, और उनसे कितनी चुनौती मानते हैं आपको लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, कई आपके सहकर्मी भी साथ में काम करने वाले लोग भी चुनाव में हैं, किस तरह की चुनौती? देखिए, ये लोग पगडंडियाँ बन चुके हैं। रास्ते चाहिए मंजिल तक पहुँचने के लिए। मैंने जो समझदारी सब लोगों को विकसित हुई इस मेरे घूमने के कारण, तो उन्होंने ये रास्ता समझा, और मैंने देखा कि कुछ एक जगह पगडंडियों के रूप में कुछ उम्मीदवारों का नाम है। निश्चित तौर पर वोटों का बिखराव उनके द्वारा, अगर लोग सचेत न हुए, वंचित समाज जो है, पिछड़े, दलित, शोषित, अपमानित जो शिक्षक समाज है, यह अगर नहीं चेता और पगडंडियों पर भी चलने का प्रयास किया थोड़ा बहुत भी, तो केदारनाथ पांडे की चुनौती इतनी आसान थोड़ी ही बनने वाली है। आप बिखर जाएंगे तो कैसे होगा? यहाँ तो ऐसा है कि अगर मकान अगर गिर जाए तो ईंट भी लेके लोग चले जाते हैं। तो ऐसा तो चौकन्ना रहना होगा। इस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, शोषित को, अल्पसंख्यक को रहना पड़ेगा। वो सामंतवादी चेहरा है, दूसरे सामंतवादी चेहरे को भी नहीं आने देना है, यह भी ख्याल रखना है। इसलिए निश्चित तौर पर पगडंडियों की बातें नहीं करनी है। मंजिल तक चलने के लिए रास्ता अशोक बन चुका है। आना है, आएंगे, निश्चित तौर पर चेहरा बदलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित और पीड़ित और शोषित हैं, उन लोगों ने इस बात को समझा है कि महफिल तो हम ही लोग लगाते हैं। ये लोग मंच की शोभा बढ़ाते हैं और उस महफिल की शोभा हम लोग रहते हैं, श्रोता बन जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनका भाषण सुनते हैं, भीड़ लगा देते हैं। अब वो चीज़, वो ख्याल, ये सपना वो लोग देखना बंद कर दें। मंच भी उनका, महफिल भी उनका, ये दोनों होने जा रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम श्रोता ने, हम लोगों ने पीछे घूमना बंद कर दिया। ये हमारा समाज पहले पीछे पीछे घूमता था कि अरे ये तो बड़ा चेहरा है, बड़ा, उसमें उस वक्त में समझ में नहीं आते थे। लोग वोट देते थे और उसके बाद झेलते थे। मुट्ठी भर लोगों का वहाँ कब्जा होता था, वही लोग जाते थे उनके साथ, उनकी गाड़ियों पर बैठ के, उनकी सुख सुविधा उन्हीं को मिलती थी। हमारे लोग वंचित रहते थे। 18 वर्ष में उस अपमान को उन्होंने झेला। कैसे? कि जब नियोजित सब जो शिक्षक थे उनका अपमान हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कोर्ट में हराया गया, हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हरवा दिया गया केस करवा के, वो लाचार हो गए। ये वित्तरहित के लोग हैं। वित्तरहित के वो वही समस्या है, अनुदान नहीं आएगा। 8 बरस हो गए हैं, 6 बरस हो गए हैं, अनुदान को नहीं मिलता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन तेजस्वी सरकार बनेगी,
और ये सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और 3-4 महीनों के भीतर ये समाधान होगा और हम लोग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यही होगा। और में शिक्षकों को कोई संदेश अगर आप देना चाहें कि क्या इस चुनाव में आप कोई संदेश अगर शिक्षकों को देना चाहें हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं 2 सिर्फ बातें कहूँगा कि निश्चित तौर पर ऐसा चेहरा आपके बीच आना चाहिए जो आपके बीच का हो। उसको खोजने के लिए कहीं आपको तड़ी पार नदी पार नहीं जाना पड़े, प्रदेश पार नहीं खोजना पड़े, ऐसा चेहरा चाहिए। आप हर जिले में उसकी तलाश आसानी से कर सकें, ये चेहरा चाहिए। ये एक मुद्दा होगा आपका, पहला मुद्दा मेरे तरफ से यही है। और मैं शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने वोटों का बिखराव रोक दीजिए। बिखराव होगा, आप काटने में सक्षम नहीं हैं कि आप मुझे इस रूप में डैमेज कर सकें कि आप 50-100 से ज़्यादा वोट ले सकें, ये मैं जानता हूँ। आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, आप 100-150 वोट से अधिक आप नहीं काट पाएंगे, लेकिन यह 100-150 वोट 200-400 वोटों को प्रभावित कर देता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग रास्ता एक बना लें, नियोजित शिक्षक अपना रास्ता बनाएं, वित्त रहित रास्ता बनाएं। और केदार पांडे को जो मैंने चुनौती दिया है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मुझे प्रथम वरीयता का मत दें। मेरे नाम के सामने मैं 5वें नंबर पर हूँ, बैलेट पेपर पर अशोक कुमार लिखा हुआ है, सामने प्रथम वरीयता का मत 1 लिखें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्कार। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों और विश्वविद्यालय शिक्षकों को लेकर इनकी किन प्राथमिकताओं को लेकर ये चुनाव में आए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पगडंडियों नहीं, रास्ते की तलाश करनी चाहिए। और इसी संदेश के साथ हम भी आप छोड़ जाते हैं, अगले किसी प्रत्याशी से मिलाएंगे फिर से। तब तक के लिए बने रहिए छपराटुडे.com के साथ।